बहुत पुराने समय की बात है। एक साधारण सा गांव था, धर्मपुर। ये गांव खेतों, कच्चे रास्तों और मिट्टी के घरों से भरा था। इसी गांव में रहता था माधव, एक गरीब किसान, लेकिन दिल का बहुत साफ। उसकी पत्नी सरस्वती सीधी सादी और संस्कारी थी। उनका बेटा कन्हैया 11 साल का, समझदार और जिज्ञासु था। माधव के पास जमीन कम थी, फसल भी हर साल ठीक नहीं होती थी, फिर भी घर में शांति थी। तभी माधव की पत्नी आई। सरस्वती अक्सर कहती, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन भूखे नहीं हैं। एक दिन सूखे के कारण फसल खराब हो गई। माधव चिंतित था। वो लकड़ी लाने पास के जंगल गया। जंगल शांत था, लेकिन अजीब सा सन्नाटा था। अचानक उसे एक टीले के पास मिट्टी का एक पुराना घड़ा दिखा। घड़ा आधा जमीन में दबा था, उस पर पुराने चिन्ह बने थे। जैसे ही माधव ने उसे छुआ, घड़ा हल्का सा हिल गया। माधव डर गया, फिर बोला, अगर तू भलाई का है तो मेरे साथ चल। घड़ा आसानी से बाहर निकल आया। जैसे ही माधव जंगल की आखिरी सीमा पार कर गांव की ओर बढ़ा, आसमान में बादल अजीब ढंग से घिराए। सूरज डूब चुका था, लेकिन अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना लग रहा था, मानो रात समय से पहले उतर आई हो। माधव के हाथ में पकड़ा हुआ घड़ा अब पहले जैसा नहीं था। वो हल्का नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो माधव की सांसों से जुड़ गया हो। हर कदम के साथ घड़े से आती धीमी धीमी धड़कन माधव के दिल की धड़कन से मिलती जा रही थी। गांव की पहली झोपड़ी दिखाई दी, पर अजीब बात यह थी कि पूरा गांव असामान्य रूप से शांत था। न बच्चों की आवाज, न गायों की घंटियां, न ही किसी चूल्हे का धुआं। माधव को याद आया, शाम के समय ये गांव कभी इतना खामोश नहीं होता। जैसे ही वो चौपाल के पास पहुंचा, एक बूढ़ी औरत अचानक अंधेरे से निकल आई। उसकी आंखें घड़े पर टिक गईं। पल भर में उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अरे राम, वो कांपती आवाज में बोली, तू वो चीज क्यों ले आया बेटा? माधव घबरा गया। कौन सी चीज काकी? ये तो बस एक घड़ा है। बूढ़ी औरत पीछे हट गई, मानो घड़े ने उसे छू लिया हो। घड़ा नहीं है ये बंधन है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। इतनी देर में कुछ और गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। किसी ने मशाल जलाई, किसी ने तुलसी की माला पकड़ ली। सबकी नजरें एक ही जगह थीं, घड़े पर। गांव के मुखिया ठाकुर हरिनाथ धीरे धीरे आगे आए। उनका चेहरा कठोर था, पर आंखों में छिपा डर साफ दिख रहा था। माधव, उन्होंने भारी आवाज में कहा, तू जानता भी है तू जंगल से क्या उठा लाया है? माधव ने सिर झुका लिया। नहीं ठाकुर साहब, पर इस घड़े ने जंगल में मेरा नाम लिया। ये सुनते ही पूरे गांव में खुसर फुसर शुरू हो गई। नाम लिया? तो फिर वही है, श्राप जाग गया। ठाकुर ने सबको चुप कराया। फिर उन्होंने गांव के सबसे पुराने आदमी को बुलाया। पंडित गंगाधर। पंडित जी घड़े के पास आए। उन्होंने कांपते हाथों से उस पर बने चिन्हों को छुआ। उनकी आंखें बंद हो गईं। कुछ पल बाद उन्होंने आंखें खोलीं और जो कहा वो सुनकर माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये घड़ा 50 साल पहले इसी गांव में बना था,
पंडित जी बोले, पर इसे बनाने वाला कोई कुम्हार नहीं था। इसे बनाया था तांत्रिक कालूनाथ ने। पूरा गांव सन रह गया। पंडित जी ने आगे बताया, कालूनाथ ने इस घड़े में जंगल की एक अदृश्य शक्ति को बांध दिया था। वो शक्ति न अच्छी थी न बुरी, वो बस न्याय करती थी। लेकिन गांव वालों ने डर के मारे उस तांत्रिक को जला दिया। मरते समय कालूनाथ ने श्राप दिया, जब ये घड़ा फिर किसी इंसान के हाथ लगेगा तो वो इंसान या तो गांव को बचाएगा या गांव को मिटा देगा। माधव की सांसें रुक गईं। तो मैं क्यों? उसने टूटती आवाज में पूछा। उसी पल घड़ा जोर से कांप उठा। उसके मुंह से काली धुएं जैसी रेखा निकली और सीधा माधव की छाती में समा गई। माधव जमीन पर गिर पड़ा। गांव वालों में चीख पुकार मच गई। कुछ भाग खड़े हुए, कुछ ने आंखें बंद कर लीं। माधव की आंखें खुली, पर अब वे पहले जैसी नहीं थीं। उनमें डर नहीं था, उनमें ज्ञान और पीड़ा थी। उसने उठकर घड़े को देखा और धीमी लेकिन गूंजती आवाज में बोला, अब ये घड़ा मेरा नहीं, मैं इसका हूं। आसमान में जोरदार गरज हुई, बिजली कड़की और गांव की हर दीवार पर घड़े जैसे चिन्ह उभर आए। पंडित गंगाधर ने कांपते हुए कहा, समय आ गया है, परीक्षा शुरू हो चुकी है। माधव समझ चुका था, अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही। अब हर फैसला पूरे गांव की किस्मत लिखेगा। और दूर जंगल में वही पीपल का पेड़ धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। रात अब पूरी तरह गांव पर उतर चुकी थी। बिजली की कड़क से पूरा आसमान बार बार फटता हुआ सा लग रहा था। माधव चौपाल के बीच खड़ा था, पर अब वो वही पुराना माधव नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो किसी और दुनिया का प्रकाश उनमें उतर आया हो। घड़ा उसके सामने जमीन पर रखा था। अब वो शांत नहीं था। उसकी सतह पर बने चिन्ह जीवित लग रहे थे। वे धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो सांस ले रहे हों। पंडित गंगाधर ने कांपते हाथों से अपना जनेऊ ठीक किया। उनकी आवाज भारी और डर से भरी थी। माधव, अब तो अकेला नहीं है। घड़े की शक्ति तुझसे जुड़ चुकी है, पर याद रख, ये शक्ति परीक्षा लिए बिना किसी को स्वीकार नहीं करती। माधव ने धीरे से पूछा, कैसी परीक्षाएं? उसी क्षण घड़े से गूंजती हुई आवाज निकली। आवाज मानो जमीन के नीचे से आ रही हो। 3 परीक्षाएं, 3 सत्य, 3 निर्णय। पूरा गांव घुटनों के बल बैठ गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। मशालों की लौ नीली पड़ने लगी। पहली परीक्षा, भय। घड़ा अपने आप हवा में उठ गया। उसके मुंह से काला धुआं निकला और देखते ही देखते पूरा चौपाल अंधेरे में डूब गया। माधव ने आंखें खोली। वो अब गांव में नहीं था। वो उसी जंगल में खड़ा था जहां से वो घड़ा लाया था। लेकिन जंगल अब वैसा नहीं था। पेड़ सूखे हुए थे, जमीन पर हड्डियां बिखरी थी और हर दिशा से कराहने की आवाजें आ रही थी। अचानक उसके सामने उसके पिता की आकृति उभरी, जो बचपन में मर चुके थे।
माधव, वे बोले, तू मुझे बचा सकता था, पर तू डर गया। माधव का दिल टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी उसे याद आया, ये सब भ्रम है। उसने आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में बोला, डर सच्चा नहीं है, सच मेरे अंदर है। जैसे ही उसने ये कहा, जंगल टूटकर बिखर गया। पहली परीक्षा पूरी हुई। अब वो एक बड़े महल में खड़ा था। सोने चांदी के ढेर, कीमती कपड़े और सिंहासन। घड़े की आवाज आई, ये सब तेरा हो सकता है, बस मुझे अपना स्वामी मान ले। माधव के सामने गांव वाले गरीब, भूखे, बीमार दिखे और फिर दृश्य बदला। वो खुद राजा था। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। लेकिन फिर उसे माँ की आवाज याद आई, बेटा, जो खुद के लिए सब चाहता है वो कभी किसी का नहीं बनता। माधव ने सिंहासन को ठुकरा दिया। मुझे शक्ति नहीं चाहिए अगर उसकी कीमत इंसानियत हो। महल जलकर राख हो गया। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। अब कोई दृश्य नहीं था, सिर्फ अंधेरा और माधव। घड़े की आवाज अब बेहद पास थी। अगर गांव को बचाना है तो किसी को मरना होगा, तू या गांव। माधव चुप रहा। ये सबसे कठिन था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरी जान से गांव के पाप धुल सकते हैं तो मैं तैयार हूं। एक पल को सब कुछ रुक गया। फिर खड़े से तेज प्रकाश गांव फिर सामने था। पंडित गंगाधर रो पड़े। ठाकुर हरिनाथ ने सिर झुका लिया। घड़ा जमीन पर गिरा और मिट्टी में बदल गया। घड़े की आखिरी आवाज गूंजी, तू परीक्षा में सफल हुआ माधव। अब तू रक्षक है, स्वामी नहीं। माधव बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब सूरज निकला, गांव में हर घर के सामने हरी कोंपलें उगाई थीं। श्राप टूट चुका था। माधव की आंखें खुलीं। वो फिर साधारण इंसान था। लेकिन गांव जानता था, माधव साधारण नहीं है। और जंगल में पीपल का पेड़ अब शांत खड़ा था। सुबह की पहली किरण जब माधव की आंखों पर पड़ी तो उसे कुछ पल समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। वो अपनी झोपड़ी में था। माँ सिरहाने बैठी थी। आंखों में डर भी था और सुकून भी। होश आ गया बेटा? माँ ने कांपती आवाज में पूछा। माधव उठकर बैठ गया। उसका शरीर ठीक था, पर मन बहुत भारी था। उसे सब याद था, घड़ा, परीक्षाएं, गांव और वो आखिरी निर्णय। माधव बाहर निकला। पूरा गांव उसकी झोपड़ी के सामने इकट्ठा था। कोई ढोल नहीं बज रहा था, कोई शोर नहीं था,
बस एक गहरी चुप्पी, सम्मान से भरी हुई। ठाकुर हरिनाथ आगे आए। उन्होंने पहली बार माधव के सामने अपना सिर झुकाया। आज से ये गांव तुझे अपना रक्षक मानता है, ठाकुर बोले, पर हमें माफ कर दे हमारे पापों के लिए। माधव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चारों ओर देखा। वही गांव, वही लोग, पर अब हवा साफ थी, धरती जीवित लग रही थी। पंडित गंगाधर धीरे से बोले, घड़ा नष्ट हो गया, पर जो शक्ति थी वो पूरी तरह गई नहीं है। माधव चौंक गया। मतलब? पंडित जी ने जमीन पर उगी हरी कौंपलों की ओर इशारा किया। अब वो शक्ति किसी एक वस्तु में नहीं, बल्कि इस गांव की आत्मा में बसी है, और उसका संतुलन तुझसे जुड़ा है। माधव समझ गया, यही थी कीमत। समय बीतता गया। माधव फिर से खेतों में काम करने लगा। लकड़ी काटी, कुएं से पानी निकाला और दूसरों की तरह ही जीने की कोशिश की। पर गांव में जब भी कोई बड़ा फैसला होता, लोग सबसे पहले माधव के पास आते। अजीब बात ये थी, जब भी कोई गलत करने की सोचता, माधव के सीने में हल्का सा दर्द होता, और जब वो व्यक्ति अपने इरादे बदल देता, दर्द अपने आप चला जाता। माधव समझ गया, वो अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वो संकेत बन चुका था। एक रात कई महीने बाद उसी पीपल के पेड़ के पास, जहां से घड़ा मिला था, माधव खड़ा था। हवा हल्की चल रही थी, चांद पूरा था। अचानक उसे वही जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी, रक्षक। माधव मुस्कुराया। अब डर नहीं लगा। मैं जानता हूं, उसने शांत स्वर में कहा, तुम गए नहीं हो। पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी हल्की सी हिली। एक पल के लिए घड़े जैसी आकृति उभरी, और फिर मिट्टी में समा गई। आवाज आई, जब तक लालच है, जब तक भय है, तब तक मैं रहूंगा, पर अब तू जागता रहेगा। माधव ने आंखें बंद की और सिर झुका दिया। अंत या नई शुरुआत। अगली सुबह गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। पंडित गंगाधर ने बच्चे को देखा और बहुत देर तक चुप रहे। फिर धीरे से बोले, कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस अगली पीढ़ी में चुपचाप चली जाती हैं। दूर से माधव ये सुन रहा था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा। घड़ा टूट चुका था, पर कहानी जीवित थी, और जब तक इंसान डर, लालच और सत्य के बीच चुनाव करता रहेगा, माधव और रहस्यमयी घड़े की कहानी कहीं न कहीं चलती रहेगी।